हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, द्विविमीय गति में एक और प्रकार की गति हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और वो गति है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। हाँ बच्चों, ये भी मोशन इन प्लेन है, ये भी समतलीय गति है। तो वृत्तीय गति होती क्या है? तो बोलेंगे मोशन अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष जो गति होती है, चारों तरफ जो गति होती है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ये है स्थिर बिंदु और इसके चारों तरफ जो गति है, इसे हम बोलते हैं वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में हम यहाँ पे दो रेफरेंस एक्सिस तो ले लेते हैं, ये आपका फिक्स पॉइंट हम मान लेते हैं। तो बच्चों, वृत्तीय गति होने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात, पहला है अभिकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी फोर्स टूवर्ड सेंटर। मतलब अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? केंद्र की ओर। इसके बारे में बहुत डिटेल हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और तो एक बल जो कि केंद्र की तरफ चाहिए और दूसरा कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग भी चाहिए, ये प्रारंभिक वेग, तब कोई भी वस्तु, कण, पिंड वृत्तीय गति करता है। मान लो यहां से ये चल रहा था और इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, हमने डायरेक्शन भी यहां पे ले ली और किसी समय टी पे ये बिंदु पी पे आ गया और ये पॉइंट है हमारा ए। इस पॉइंट को हम बच्चों बोल देते हैं ओ। तो वृत्तीय गति कब होती है, ये बात आप समझ गए। एक तो बल चाहिए। बल हमेशा कहाँ लगता है? बल हमेशा केंद्र की तरफ लगता है। ये जो दिशा बताई गई है बच्चों, ये उस अभिकेंद्री बल की है। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। अभी तो आप इतना समझ लें कि वृत्तीय गति करते हुए किसी भी कण या पिंड पर केंद्र की तरफ लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति भी नहीं होगी। अब देखिए आप, वृत्तीय गति में यदि इस बिंदु पर वेग देखा जाए तो उसकी दिशा ये है, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये है और इस बिंदु पर वेग की दिशा ये है और यहां पे ये। तो एक बात आपको समझ में आई कि वस्तु पूरे समय अपने वेग में परिवर्तित करती रहती है। किसी भी समय वो कण यदि यहाँ है, हमें वेग की दिशा निकालना है तो इस पे एक टेंजेंट ड्रा करो। स्पर्श रेखा ये आपको क्या बताती है? ये बताती है वेग की दिशा। तो क्या खींचेंगे हम? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो किसी भी बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं गति की दिशा में, गति इस तरफ हो रही है तो स्पर्श रेखा इस तरफ होगी, गति विपरीत दिशा में हो रही हो तो ये स्पर्श रेखा विपरीत दिशा में होगी। यदि हमें यहाँ दिशा निकालनी है तो बच्चों ये दिशा हो जाएगी। मतलब एक बात आपको समझ में आई है कि वेग की दिशा परिवर्तित होती रहती है और यदि वेग की दिशा परिवर्तित नहीं होगी तो ये गति ही नहीं होगी। मतलब यहां पर जो वृत्तीय गति होती है, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं? वृत्तीय गति की। इसमें वेग की दिशा सदैव परिवर्तित होती रहती है। पहली चीज तो बच्चों, वेग तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा परिवर्तित होने का मतलब है कि परिवर्ती वेग। मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वृत्तीय गति में जो वेग होता है वो परिवर्ती वेग होता है, परिवर्तनशील रहता है, परिवर्ती वेग। तो वेग परिवर्तित
होता रहता है। तो अब वो एक शब्द यूज करते हैं, वो शब्द है एक समान वृत्तीय गति। तो इसका क्या मतलब है यार, एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि वेग तो पूरे टाइम परिवर्तित होता रह रहा है। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फिर ये यूनिफॉर्म कहां से हो गई, ये यूनिफॉर्म कैसे हो गई? तो चाल, ये जो चाल है ये नियत रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाल नियत हो, तो चाल तो अदिश राशि है, उसकी दिशा बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता। परिमाण उसका नियत हो, मतलब एक चक्कर, एक चक्कर को इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो एक चक्कर लगाने में जितना सा टाइम लग रहा है, दूसरे चक्कर में भी उतना ही लगे, तीसरे में भी उतना ही लगे, चौथे में भी उतना ही लगे। यानी हर चक्कर में लगने वाला समय यदि बराबर है तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान वृत्तीय गति है। तो चाल नियत है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यदि चाल नियत नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सुन लें आप, चाल नियत नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि एक चक्कर में उसने 1 मिनट लगाया तो 2 चक्कर में उसने 2.5 मिनट लगा दिए, तो नॉन यूनिफॉर्म असमान वृत्तीय गति होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाल नियत होती है। तो बच्चों एक बात यहां पे और समझे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। हम इसे आवर्तकाल भी बोल सकते हैं, आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर में, एक राउंड में, एक राउंड हो जाए में लगा समय, एक राउंड में लगा समय, इसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। अब जब आवर्तकाल समझा है तो हम आवृत्ति भी समझ लें। तो दूसरी बात होती है न्यू, न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, प्रति सेकंड, सेकंड है सेकंड, चक्करों की संख्या। एक सेकंड में वो जितना चक्कर लगा सकती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति के साथ साथ एक बात और समझ ही लेना, अच्छा इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब भी समझ लीजिए, एक सेकंड में एक चक्कर लगाएगा तो 1 हर्ट्ज होगा। समझे? सुने, यदि कोई वस्तु, कोई पिंड एक सेकंड में केवल एक चक्कर लगा रहा है तो उसकी आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होगी, 1 हर्ट्ज होगा। इसलिए हर्ट्ज तो बहुत छोटी इकाई हो गई, तो हम हमेशा एक बड़ी इकाई यूज करते हैं, किलो हर्ट्ज। और किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁻³ हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में वो 1000 चक्कर लगा ले तो फिर वो 1 किलो हर्ट्ज होती है। तो ये आवृत्ति की इकाई हो गई। ओके, आवृत्ति की इकाई हो गई। आवर्तकाल और आवृत्ति को यदि आपस में हम संबंध स्थापित करें, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, उसे ये है T इज इक्वल टू 1/न्यू। या बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू 1/T, दोनों एक ही बात है। ओके, तो ये आवृत्ति और आवर्तकाल, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इन दोनों में संबंध होता है। तो एक समान वृत्तीय गति आप समझ गए हैं, चाल नियत होती है। असमान वृत्तीय गति में चाल नियत नहीं होती, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल होता है, और 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे आवृत्ति बोलते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इकाई की बात भी हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करें, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वृत्तीय गति होती है तो फिर जो विस्थापन होता है उस विस्थापन को हम कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कहां है डायग्राम में कोणीय विस्थापन? ये देखिए,
ये वाला जो कोण है वो थीटा है और इस कोण को हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। समझ गए? अब आप एक काम करिए, आपने ट्रायंगल ले लिया ओ ए पी, एक त्रिभुज ले लिया और इसके बारे में आपको पता है कि ये जो फार्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और हम यहां पे बात काय की कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं कोणीय विस्थापन की। तो वो जितना एंगल स्वेप आउट करता है, मतलब जितना कोण चलता है, यहां था यहां से चला गया यहां, तो जितना कोण स्वेप आउट हुआ है उसी को कोणीय विस्थापन कहा जाता है किसी पर्टिकुलर समय में, किसी निश्चित समय में। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो गया, तो कोण तो है थीटा, कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चाप देखिए जरा, चाप एपी है, चाप है एपी और इसकी जो त्रिज्या है उसको अपन मान लेते हैं आर। तो थीटा बराबर हो जाएगा एपी बटे आर। बच्चों यहां पे जरा भी कंफ्यूज मत होना, वो ए से पी जा रहा है, ए से पी, वो यदि इस मार्ग पे चल रहा है तो इसे दूरी कहते हैं और विस्थापन के लिए ये आएगा, इसे विस्थापन कहते हैं। और ये फार्मूला विस्थापन और दूरी दोनों के लिए सही है, इसलिए आप ये मत सोचना कि इसमें हमें विस्थापन लेना है या दूरी लेना है। परंतु अभी तो अपन यहाँ पे विस्थापन बोल देते हैं, तो बोलने में क्या बिगड़ रहा है ना? तो यहाँ पे हमने क्या बोला, विस्थापन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एपी को अपन चलो अभी तो एपी रहने देते हैं और आर को इधर ले आते हैं, तो आर थीटा। मतलब बच्चों ये वाली चीज लिख रहे हैं, विस्थापन, विस्थापन बराबर क्या होगा, आर इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। यानी यदि हमें विस्थापन निकालना है तो कोणीय विस्थापन में उसकी त्रिज्या का गुणा कर दो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम तुम्हें बताते हैं, ये रेखिक है, ये रेखिक है, रेखिक विस्थापन, इसे हम एस बोल दें, एस बराबर हो जाएगा आर गुणा थीटा। तो पता जितने भी रेखिक होते हैं उन्हें यदि कोणीय से रिलेटेड करना है तो उसमें उसकी त्रिज्या का गुणा हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी हम करते हैं, बल ये रेखिक है और इसमें आर इंटू टाउ ये विस्थापन है। टाउ वो बल है जो कि वृत्तीय गति में लगता है, जो किसी को वृत्तीय गति देता है। तो अभी हम इसकी बात बाद में करने वाले हैं, परंतु एक बात तो आपको समझ में आ गई कि रेखिक विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुणा त्रिज्या, त्रिज्या का गुणा कर दें कोणीय विस्थापन में तो वो रेखिक विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो किसी दिए गए समय में कोई वस्तु रेफरेंस एक्सिस के साथ, रेफरेंस एक्सिस मतलब वो अक्ष, एक्सिस बोलने की जगह लाइन बोल सकते हो, है ना, रेफरेंस लाइन, वो लाइन जिसके सापेक्ष हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रेक्षित कर रहे हैं, उससे उसने कितना कोण बनाया। पी पे मान लो ये टी समय में आया, तो हमारा जो रेफरेंस लाइन थी उससे इसने कितने का कोण बनाया, थीटा। तो किसी विशेष समय में वो जितना कोण बनाता है रेफरेंस लाइन से, उसी को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो कोणीय विस्थापन आपको समझ में आ गया। तो कोणीय विस्थापन है थीटा और थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गई, थीटा बराबर आ गई हमारे पास विस्थापन बटे त्रिज्या। थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, विस्थापन बटे त्रिज्या। तो कोण मतलब कोणीय विस्थापन। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसकी यूनिट क्या होती है। तो कोणीय विस्थापन तो कोण है, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री, हिंदी में ही लिख देते हैं, वैसे हिंदी में नहीं लिखते, यूनिट डिग्री। और इसकी जो एसआई इकाई है उसे हम बोलते हैं रेडियन,
रेडियन हिंदी में नहीं लिखते बेटा, और इसे हम RAD से प्रदर्शित करते हैं। तो ये SI इकाई है, मतलब कोणीय विस्थापन की SI इकाई रेडियन होती है, और हम मापते काय में है, डिग्री में है। तो बच्चों डिग्री तो हम कैलकुलेशन में, गणना में यूज नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि जब डिग्री दी है और हमें यूज करना है रेडियन, तो हम फिर कैसे यूज करें? तो चलो हम डिग्री और रेडियन में संबंध स्थापित करते हैं। देखो डिग्री, यहां पे हमने ले ली क्या, डिग्री, और यहां पे हमने क्या ले लिया, रेडियन। अब आप देखिए जरा और समझिए इस बात को। मान लो डिग्री हमारे पास ये है x डिग्री, तो बच्चों इसे रेडियन में बदलना है, x इंटू पाई बाय 180 कर देना है बस। किसी भी डिग्री में पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाए तो वो रेडियन में बदल जाता है। तो देखो जरा यहां पे हम यदि मान लो लेते हैं 30 डिग्री, तो रेडियन पता कितना होगा, 30 इंटू पाई बाय 180, 3 छंग 18, यानी रेडियन हो गया पाई बाय 6। और इसे आप सीधा यूज करना गणना में, ये आपकी गणना में यूज होगा। मान लो हमारे पास 45 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलें तो 45 इंटू पाई बटे 180, तो ये आपका कितना, 5 चुक्को 20, 4 चुक्को 16, ये 4 बार कटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। रेडियन को RAD लिख दो, छोटा ही R बनाना पड़ेगा आपको, ये रेडियन हो गया। अभी आप एक और देखो जरा, 60 डिग्री, 60 डिग्री को यदि बदलेंगे तो 60 इंटू पाई बाय 180, 6 18, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। और भी बदल दें बच्चों, हम जरा थोड़ा सा 90 डिग्री को भी बदलें, तो ये हो जाएगा 90 इंटू पाई बाय 180, 9 दूनी 18, बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। और भी बदलेंगे अभी थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल बदलेंगे। अभी हम यहाँ पे डिग्री लिख रहे हैं, डिग्री को D से डिनोट कर रहे हैं, रेडियन को RAD से कर रहे हैं। 180 होता तो ये हो जाता 180 इंटू पाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल, तो ये आ गया पाई। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। और ये हम क्यों और बता रहे हैं वो चीज आप समझो। अब हमारे पास है 360 डिग्री, और पता 360 डिग्री का मतलब समझो, जब कोई वस्तु एक पूरा रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो वो 360 डिग्री का कोण स्वेप्ड आउट करती है, कोण बनाती है। मतलब वृत्त अपने केंद्र से 360 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात याद रखना है आपको। तो इसे बदलो तो ये हो जाएगा 360 इंटू पाई बाय 180 बराबर 2 पाई रेडियन। मतलब 2 पाई रेडियन का मतलब क्या हुआ, 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया एक चक्कर, 1 राउंड। एक राउंड में 2 पाई रेडियन। तो पता है एक और इकाई यूज की जाती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना, परिक्रमण प्रति मिनट। ये बहुत पॉपुलर इकाई है, व्यवहार में इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो हमारे पास एक और इकाई आ गई है। तो ये चीज़ें तो अभी हम डिग्री और ये बात तो मिटा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें। चलिए अभी हम यूनिट की बात तो कर रहे हैं। तो यूनिट इसकी डिग्री हो गई, ऐसा यूनिट रेडियन हो गई, और डिग्री को रेडियन में आप बदलते हो तो पाई बटे 180 का उसमें गुणा कर देते हो। तो अब आप देखिए जरा कि 2 पाई रेडियन, इसमें क्या हो रहा है, 1 राउंड हो रहा है। राउंड को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। तो पता है यहां पे एक और इकाई यूज होती है, उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, MIN लिखते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट।
कई बुकों में REV लिख के यहाँ पे मिन लिखा है। मतलब एक रिवॉल्यूशन यदि 1 मिनट में हो रहा है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो आपको यदि एक रिवॉल्यूशन दिया है रेडियन में बदलना है तो 2 पाई लिख दीजिए। एक चक्कर लगाने में कितना रेडियन, 2 पाई। कोण कितना, 360 डिग्री। यानी कि कोई वस्तु यदि 360 डिग्री का कोण बना लेती है रेफरेंस लाइन से तो फिर वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ये तो हमारी यूनिट आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कोण हमने पढ़ा है ये, और कोणीय विस्थापन तो कोण ही होता है कि कोण सदिश है कि अदिश। तो कोण तो अदिश है, स्केलर है। एंगल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पर आपको चौंकाने के लिए एक बात बताता हूं कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। अरे ये कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है अक्षीय सदिश। ये अक्ष के सापेक्ष चलता है। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या है। तो दिशा निकालने के लिए हमें सीधे हाथ का यूज करना पड़ेगा, अपने हाथ जगन्नाथ। तो ये जिस दिशा में गति कर रही है, कौन सी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है। तो जिस दिशा में ये वृत्तीय गति कर रही है आप अपनी उंगलियों को उसी दिशा में मोड़ दो। ये मोड़ दिया, अरे वाह थम्स अप बन गया ये ऐसा वाला। तो हमने क्या किया, यहां से इसे इसी दिशा में मोड़ा। तो अंगूठा जिस दिशा में है, अंगूठा जिस दिशा में है वो ही इसकी दिशा होगी। थम्स अप बना लो, उंगलियां किधर मोड़ोगे, जिधर वो गति कर रही है। मान लो ये ऐसी गति कर रही है, हम एक तल में गति बना रहे हैं ऐसी, तो इसकी दिशा क्या हो गई, ऊपर की तरफ। कोणीय विस्थापन की दिशा है ये, कोणीय विस्थापन की दिशा ऊपर की तरफ हो गई है। और मान लो कि ये ऐसे कर रहा होता तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये इस तरफ, तो इसकी दिशा कहां हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो यहां पे जो हमने चित्र बनाया है ये वाला, तो इसमें जो विस्थापन की दिशा है, विस्थापन की दिशा, बताओ सोचो इतनी देर में। हाँ, इसमें विस्थापन की दिशा ऊपर की तरफ है, इससे ऊपर की तरफ। विस्थापन की दिशा यहां पे ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये ऐसे और। तो अब एक बात आप समझ गए कि कोणीय विस्थापन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी दिशा हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सीधे हाथ का थम्स अप नियम, थम्स अप बनाना है और उंगलियां उधर मोड़ना है जिधर वो गति कर रहा है। तो अंगूठा जिस दिशा में आएगा वो ही विस्थापन की दिशा होगी। पर अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो विस्थापन है ये कम है तो ही सदिश होगा। मतलब थीटा के न्यून मान के लिए, हाँ ये बात आपको नोट करना है, थीटा के न्यून मान यानी कि छोटे मान के लिए यह सदिश है। छोटे मान के लिए सदिश है ये, परंतु यदि थीटा बड़ा है तो फिर ये अदिश है। यदि थीटा बड़ा है तो फिर ये स्केलर हो जाएगा बच्चों। जब तक थीटा छोटा था तब तक तो ये दिशा निर्धारित, बच्चा छोटा रहता है माँ बाप की बात मानता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तुम्हारे बराबर तो वो माँ बाप को बेवकूफ़ बनाना भी शुरू कर सकता है। सब बच्चे नहीं करते और तुम लोग तो बिल्कुल नहीं करते।
तो फिर उसकी दिशा माँ बाप की दिशा नहीं होती। बाप कहते हैं जाओ बाजार से ये सामान लेके आओ, सीधे दुकान से जाके घर आना, तो दुकान के साथ साथ दोस्तों से भी मिल लेता है ना। छोटा बच्चा यदि है तो फिर वो सीधी दुकान से ही आएगा। तो यदि विस्थापन, कोणीय विस्थापन छोटा है तो ही ये सदिश है, और विस्थापन यदि बड़ा हो गया तो फिर ये अदिश हो जाएगा। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई। यूनिट डिग्री है, ऐसे करके लिखते हैं ना, 30 डिग्री, ऐसे डिग्री करके लिखते हैं, परंतु ऐसा यूनिट रेडियन है तो हमें डिग्री को रेडियन में बदलना ही पड़ेगा, और बदलना ही पड़ेगा। अब यहां पे ये बात समझ में आई, लिखने वाली चीज आपने नोट कर ली है, और स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हो तो ले लो। अब हमें वो लोग कंफ्यूज करते हैं, हाँ यार ये टेस्ट लेने वाले टीचर्स हुए, पेपर बनाने वाले लोग हुए, ये कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो एक बात आपको समझ में आई कि ये जो अभिकेंद्री बल होता है वो केंद्र की तरफ तो लगता ही है। अभी हम अभिकेंद्री बल के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। वैसे तो अभिकेंद्री बल एक पूरा वीडियो बनेगा इसमें, केंद्र की तरफ लगने वाला बल, परंतु कुछ बात तो हमें आपको बतानी ही पड़ेगी, और वो बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं जरा कैसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो जो कंफ्यूज करते हैं ना, उनका कंफ्यूजन उनका दूर कर दें, उनका दूर कर रहे हैं, हम अपना कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। एक चीज वो यूज करते हैं, कोणीय स्थिति। ये वर्ड यूज करते हैं वो, कोणीय स्थिति। इसे इंग्लिश वाले लोग कहते हैं एंगुलर पोजीशन। अब एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय स्थिति और कोणीय विस्थापन में क्या अंतर है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें। ये हमने एक्स अक्ष बना लिया, ये हमारी हमेशा रेफरेंस लाइन रहेगी। तो अब एक्स अक्ष बोले तो आप मान लेना कि ये रेफरेंस लाइन है, और ये एक गति हो रही है, इस दिशा में ही हो रही है। ये किसी समय t1 पे a पे है, तो यहां से यहां तक का जो कोण है वो θ1 है, और किसी समय t2 पे ये b पे पहुंच गया, तो ये वाला कोण θ2 है। अब आपने एक चीज देखी, दोनों कोण हमने अपनी रेफरेंस लाइन से ही बनाए हैं, तो पता है θ1 तथा θ2 ए तथा बी की कोणीय स्थिति हैं, की लिख दें यहां पे, की कोणीय स्थितियां हैं। हमने कोण में स्थितियां बता दी, स्थितियां हैं। परंतु विस्थापन कितना हुआ यार, वो चल तो ए से रहा था, वो गया ए से बी तक है, विस्थापन तो ये हुआ। तो पता है कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन समझना है, कोणीय विस्थापन बराबर θ2 माइनस θ1। देखो इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया, इसे डेल थीटा बोल देंगे, तो इसे डेल थीटा बोल दो। दोबारा लिखने की जगह अपन ने यही लिखा, ये है आपका कोणीय विस्थापन। कि चल कहां से रहा था, वो ए से चला है, पहुंचा कहां है, बी पे पहुंचा है, तो यहां से यहां तक चला, तो विस्थापन तो इतना ही हुआ ना, यही कोण आना चाहिए। परंतु यार हम क्या करें, हमारी तो रेफरेंस लाइन ये है, हमें तो सब मापन यहां करना पड़ेगा। यार हम भोपाल में हैं, तो भोपाल से कितनी दूरी है ये हमारे लिए मायने रखती है। परंतु वो सीहोर से इंदौर गया है, तो सीहोर उसकी स्थिति है, इंदौर उसकी स्थिति है ना। तो हमारे सापेक्ष सीहोर, हमारे सापेक्ष इंदौर उसकी स्थितियां हैं। परंतु सीहोर से इंदौर विस्थापन किया है उसने, ये विस्थापन है। तो वो कहां से चल रहा है, कहां पहुंच रहा है, ये बातें कोणीय स्थिति की होती हैं। परंतु चला कितना, और जो चला वो विस्थापन है। तो वो चला कहां से कहां तक है, ए से बी तक चला है, तो ये ही तो कोणीय विस्थापन होगा। अब हम यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें कॉपी पेन अपने पास
लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, और उस पे जो समझाया जा रहा है वो लिख लेना चाहिए। तो एक बार फिर से बना रहे हैं हम डायग्राम, कोई काम ही नहीं है हमारे पास। ये अंदर की तरफ लग रहा है बल, और इसे हम कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्री बल। और यहाँ पे दिशा ये है, और यहाँ पे दिशा ये है, और यहाँ पे भी दिशा ये है, बना रहे हैं, यहाँ पे ये है। यार बल और बेग की दिशा, बल और बेग की दिशा के बीच में कोण कितने का बन रहा है? हर जगह 90 डिग्री। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। लो कितना होता है, और हमें मालूम है कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। 9th क्लास आपने पढ़ा है, और इनटू कॉस थीटा, यानी W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इन दोनों के बीच का कोण थीटा। तो यहां बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, जिधर वेग होगा विस्थापन उधर ही माना जाएगा कि नहीं? तो थीटा बराबर तो 90 डिग्री हो गया बच्चों। फोर्स इधर लग रहा है, विस्थापित इधर हो रही है, तभी तो इधर गई है, तो इनके बीच 90 हो गया। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है। हाँ, कॉस 90 जीरो होता है। तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू जीरो बराबर जीरो। अरे W क्यों लिख रहा है? बराबर जीरो, फर्क नहीं हो रहा है। तो किया गया कार्य बराबर जीरो, यानी कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल शून्य कार्य करता है। तो एक बहुत स्पेशल बात है कि वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल का कार्य, अभिकेंद्रीय बल का कार्य बराबर जीरो। और आपको पता है कार्य की इकाई है जूल, ऊर्जा की इकाई है जूल, यानी कार्य ऊर्जा में और ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होती है, और जब कार्य नहीं हो रहा तो ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी। इसलिए कार्य जीरो है। तो वृत्तीय गति के दौरान ये बात लिखना है, वृत्तीय गति के दौरान कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, यानी परिवर्तित नहीं होती है। ये काम की बात है कि जब वो वृत्तीय गति करता है पिंड, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो बल लग रहा है वो बल कार्य नहीं करता, शून्य कार्य करता है। तो वेरिएबल वेलोसिटी, परिवर्ती वेग, वेग परिवर्तित कौन करता है यार? त्वरण करता है। यस, वेग परिवर्तित त्वरण करता है। तो यहाँ पे त्वरण का रोल है, फोर्स लगेगा तो त्वरण तो जरूर लगेगा। अभी नहीं पढ़ते, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अभी तो हमें एक और चीज पढ़ना है। तो एक बात दिमाग में रखने वाली है कि वृत्तीय गति करने के लिए दो चीजें तो बहुत मेन है, वो है एक अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ बल, नो सेंट्रीपिटल फोर्स, नो सर्कुलर मोशन, यानी अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा तो वृत्तीय गति भी नहीं होगी। और दूसरी, कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग बहुत जरूरी। एक धागे में पत्थर बांध लो, पकड़े रहो यार, जब तक उसे वेग नहीं दोगे जब तक क्या वो घूमेगा? अभिकेंद्रीय बल मिल रहा है हमारे हाथ से, वो हमारे हाथ के चारों तरफ पत्थर घूमता रहेगा। तो हाथ दे रहा है अभिकेंद्रीय बल और वेग हमने दिया तब घूमा। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, तो अभिकेंद्रीय बल सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना चंद्रमा पे, वो ही उसे अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे ये बात? और ये बड़े काम की बात है। तो फाइनली अभी जरा हम एक और चीज पढ़े, फिर हम बात करेंगे बहुत डिटेल से अभिकेंद्री बल, और एक और बल है अभी किसी को बताना मत, क्योंकि अगले वीडियो में करेंगे, वो अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहते बल है परंतु बल नहीं है वो। हाँ, ये बात अभी किसी को बताना मत, ये हम अभी करेंगे। अभी तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कोणीय वेग की। चलो भैया, अब हमारे पास एक नया टॉपिक आने वाला है, और उस टॉपिक का नाम है कोणीय वेग। और पता है, उस कोणीय वेग को हम प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे, और वो बात है कोणीय वेग। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो कोणीय वेग है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग कहलाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और तुम्हें बता दें, कोणीय विस्थापन विमाहीन राशि है। हाँ यार, ये बात तो हमें लिखना पड़ेगा। जो कोणीय विस्थापन है ना, विस्थापन, वो विमाहीन है, उसकी कोई विमा नहीं है। हम लिखते हैं m0, l0 और t0। कैसे लिखते हैं जरा? कोणीय विस्थापन जल्दी से देखो, डेल थीटा, थीटा ही लिख देंगे ना, थीटा, थीटा इज इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन हो जाएगा, और विस्थापन के नीचे क्या आ गई? त्रिज्या। तो विस्थापन की यूनिट मीटर, त्रिज्या की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसलिए इसके डायमेंशन m0, l0 और t0 होते हैं। ये बात हम बताना भूल गए थे, तो हमने अभी बता दी। अब तो हम जरा बात करेंगे कोणीय वेग। कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपान डेल टी, या करना पड़ेगा हमें, या ओमेगा बराबर डी थीटा अपान डी टी। इसका मतलब भी बच्चों यही होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, चेंज इन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम, यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो ओमेगा को ये कब लिखते हैं? जब t टेंस टू 0। छोटा मान होगा इसका, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना, छोटे मान, छोटा नहीं लिखेंगे, छोटे मान के लिए छोटा मान होगा तो ये, और ये तो कोई सा भी मान हो सकता, ये बड़ा हो जाएगा। तो डेल थीटा अपान डेल टी कब लिखेंगे? जब बड़ा मान होगा। छोटा मान होगा तो हम क्या लिखेंगे? डी थीटा अपान डी टी, यानी तात्क्षणिक, किसी पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक। इतने सारे वर्ड बोल दिए हमने। हाँ, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी, और टी टेंस टू 0, छोटे मान के लिए, छोटे समय के लिए बोल दें यार। छोटा मान बोलने की जगह मजा नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, मजा भी तो आना चाहिए। तो सूक्ष्म समय के लिए, सूक्ष्म समय, और अधिक समय के लिए हो जाएगा, बड़ा नहीं, बड़े समय लिख दो यहां पे। बड़े समय में बड़ा मान आएगा ना यार। शुद्धता बहुत जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। अब ठीक है, ये बड़ा समय और छोटा समय और ये चीज तो अभी हम मिटा देते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि
यार हम आपसे कहते हैं कि इंपॉर्टेंट बात बता दें तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पिछली बात तो इंपॉर्टेंट थी नहीं? अरे यार हर अगली बात पिछली बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? जो समय तुम जी चुके हो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं था? अब जो आप आगे जीने वाले हो वो इंपॉर्टेंट, तो पिछला भी इंपॉर्टेंट था यार। उस समय हम उस समय में थे, इस समय अब इस समय में है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मत बोलना कि अब इंपॉर्टेंट बोला तो सर पिछला तो बकवास था, अब इंपॉर्टेंट पढ़ लो, ऐसा नहीं है। इसकी सबसे पहले इकाई यानी यूनिट, डेल थीटा, ओमेगा की इकाई निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या है? रेडियन बटे टाइम, मतलब समय। तो हम क्या लिखेंगे? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो अब इसका बिमा देख लो, बिमा तो थीटा तो 0 होता है, ओमेगा की बात करें तो ये तो m0 l0 t0 हो जाएगा, ये वाला थीटा भैया। और समय का तो t होता है, तो इसे ऊपर ले जाओ तो इसकी जो विमाएं होंगी m0 l0 और t माइनस 1 हो जाएंगी। ये विमीय सूत्र हो गया। और रेडियन प्रति सेकंड इसकी SI इकाई हो गई। वैसे डिग्री प्रति सेकंड बोल दोगे परंतु वो यूज हम करते ही नहीं है, इसलिए हम हमेशा यूज करेंगे रेडियन पर सेकंड। और ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का हिंदी में मतलब होता है सदिश, यानी ओमेगा भी एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा बोई बोई बोई, जिधर चल रहा है उधर उंगली मोड़ो, मतलब इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा वो ही होती है, वो ही है जो कोणीय विस्थापन की है, जो कोणीय विस्थापन की है। मतलब राइट हैंड थंब रूल, जिस दिशा में जा रहा है उधर आप उंगली मोड़ दो, अंगूठा जिस दिशा में रहेगा वो ही इन महाराज की दिशा है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, और कि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसकी इकाई रेडियन पर सेकंड होती है। अब कोणीय वेग और रेखिक वेग में हम संबंध निकालेंगे। कोणीय वेग और रेखिक वेग में संबंध, ये संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप बताओ फिजिक्स हो या दैनिक जीवन, संबंध का बड़ा महत्व है। यानी रिलेशंस आर मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन ह्यूमंस फिजिकल क्वांटिटीज। तो कोणीय वेग ओमेगा तथा रेखीय या रेखिक वेग भी में संबंध, दोनों में संबंध निकालेंगे। तो हमें मालूम है यार ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी होता है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ये हमें पता है, ये तुम्हें भी पता है, और हमें ये भी पता है, इसे भी हम जानते हैं, कह लिख सकते हैं। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू ए पी बटे आर। त्रिज्या आर है ना, एपी को यदि तुम लोग बुरा नहीं मानो तो अपन विस्थापन एस लिख दें आर, और इसे अपन विस्थापन बोल रहे हैं। अच्छा, विस्थापन और दूरी में हम अभी थोड़ी देर बाद संबंध स्थापित करेंगे, तो तुम ये मत सोचना कि सर क्या लें, ये वाला लें कि सीधा वाला लें। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है आपको, थोड़ी देर बाद बताएंगे दोनों में क्या अंतर होता है, कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप सेकंड बोल दो और यूज कर लो फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 और 2 हमने उपयोग में ले आए, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी अपान डी टी, और थीटा की जगह हमने लिख दिया एस अपान आर। थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिख दें बच्चों, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान आर इंटू डी एस अपान डी टी। आर को इधर ले आओ, ओमेगा इंटू आर बराबर हो जाएगा डी एस अपान dt। और ds अपान dt का मतलब क्या है? इसका मतलब है विस्थापन परिवर्तन की दर।
विस्थापन परिवर्तन की दर, और इसे कहते हैं वेग, और प्रदर्शित करते हैं v से। तो ओमेगा आर बराबर v, या v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, मतलब रेखिक वेग गुणा कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। हमने बोला था रेखिक और कोणीय में संबंध स्थापित करोगे तो त्रिज्या का गुणा होगा, तो पहले से ही पता था ना तुम लोगों को कि रेखिक वेग बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। तो जब भी कोणीय हो उसमें आर का इंटू कर देना, रेखिक मिल जाएगा यार। हाँ, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, यस वो आपको नोट कर लेनी ही चाहिए, और ये जो बात है वो ये है कि यह संबंध तभी सही है जब v परपेंडिकुलर है r के, मतलब वेग और विस्थापन एक दूसरे के, आर त्रिज्या है ना, एक दूसरे के लंबवत हो तो ही ये सही है। यदि ये लंबवत नहीं है तो फिर ये सही नहीं है। मतलब इफ v इज नॉट परपेंडिकुलर r तो v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर। या तो है, देखो v इस तरफ है, r इस तरफ है, यहाँ पे v इस तरफ होगी, r इस तरफ है, यहाँ पे v इस तरफ है, r इस तरफ है, ये सब r है कि नहीं? तो इसके लिए तो बिल्कुल सही है। परंतु एक पत्थर उसने आपने धागे से बांधा और वो पत्थर थोड़ा सा टेढ़ा चला गया तो फिर ये v इज नॉट इक्वल टू ओमेगा आर। तो v और v इज इक्वल टू ओमेगा आर कब होगा? जब वेग और त्रिज्या यानी जो वृत्तीय मार्ग है उसकी त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होंगी, तो ही v इज इक्वल टू ओमेगा आर सही है। अब एक न्यूमेरिकल करने का समय आ गया है। न्यूमेरिकल हमें बहुत से करने हैं, परंतु यार पहले परिचय तो प्राप्त कर लें, तो परिचित तो हो जाए इससे। तो एक न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल में भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है आपको। ये तो अपन बना रहने दे रहे हैं, इसे तो अपन मिटाएंगे ही नहीं। हाँ, जब तक ये पढ़ रहे हैं जब तक हम बना ही रहे हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। उनने दिया है थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। थीटा इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। और हमारे बच्चे सब समझ गए होंगे कि ये कोणीय विस्थापन है। ये क्या दिया है? कोणीय विस्थापन। थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर आ जाएगा ओवरलैप। तो इन्होंने बोला कि कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। कोणीय वेग कितना होगा? t बराबर 3 सेकंड में पहला पूछा, दूसरा पूछा t बराबर दूसरे सेकंड में। बड़ा अंतर आ गया बच्चा। यहां पे बात हुई थी इन 3 सेकेंड्स और यहां पे उन्होंने बोला है सेकंड सेकंड, दोनों अंतर आ गए। तो हमारे पास दो फार्मूला हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपान डेल टी। तो ये पहला वाला इससे लगाएंगे। 3 सेकंड बड़ा टाइम होता है, 3 सेकंड में चलता है। सेकंड यानी एक ही सेकंड है, वो दूसरा वाला, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, डेल थीटा को क्या लिखेंगे? 3 माइनस थीटा 0। ये तीसरे सेकंड का विस्थापन, ये 0 सेकंड का विस्थापन, टोटल 3 सेकंड का विस्थापन मिल गया है ना। थीटा 3 मतलब तीसरे सेकंड का विस्थापन, और 0 से शुरू करेंगे, थीटा 0 3 सेकंड में विस्थापन बटे डेल, अच्छा डेल टी था तो थीटा कैसे लिखेंगे? बटे कितना? 3 दिया था। थीटा 3 निकालो। थीटा 3 इज इक्वल टू, टी की जगह 3 रखो तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। साल करो, 3 3 9, 3 27, 27, 3 दूनी 6,
प्लस 6 प्लस 1, तो थीटा 3 बराबर कितना आ गया, 6 और 7 7 14 और 2 1 3 34, और थीटा 0 बराबर, इसकी जगह टी की जगह इसमें 0 रखो, तो 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो थीटा 0 बराबर तो 1 आ गया। रखो भैया वैल्यू, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस 1 अपान 3, 33 अपान 3, 11 रेडियन पर सेकेंड। ये तो हमारा t बराबर 3 यानी 3 सेकेंड में ये बात हमें निकल आई है। अब हम कर रहे हैं सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला तो मतलब छोटा है यार, छोटा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, केवल दूसरे के लिए निकालना है इसलिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी अपान डी टी, थीटा का मान यहां से रख दो, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत होती है तो मेरा डिफ्रेंसिएशन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये सब चीजें समझाई हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं, ओमेगा बराबर 3d स्क्वायर का करेंगे तो 6t, 2t का करेंगे तो 2, 1 का करेंगे तो 0, और t बराबर कितना दिया है इन्होंने, 2, ये दिया ना 2 सेकेंड, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 6 गुणा 2 प्लस 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 14 रेडियन पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया दूसरे सेकंड के लिए, यहाँ पे हमने निकाला था 3 सेकंड में ओमेगा, 3 सेकंड की बात की थी हमसे, तो ये था एक न्यूमेरिकल। आगे चलो, तो बच्चों एक छोटी सी चीज और समझे, छोटी सी तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ए से वो पार्टिकल बी तक गया है, तो विस्थापन कितना हुआ है, थीटा। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम कोणीय वेग की बात करें, कोणीय वेग, और कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा थीटा अपान टी, मतलब ए से बी तक जाने में उससे टी समय लगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान टी। अब बच्चों वो पूरा एक राउंड ले लेता है, वो ए से चलता है और चलते हुए क्या होता है कि वो फिर ए पे ही आ जाता है, तो एक राउंड में जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, और इसी को यदि हम रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि एक राउंड में लगा हुआ समय को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन 1 राउंड, एक राउंड की यदि बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 2 पाई, और स्मॉल टी की जगह टाइम पीरियड टी हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात भी पता है कि 1/t इज इक्वल टू न्यू होता है, तो 1/t की जगह न्यू लिख दें तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई न्यू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हम बहुत जगह इसे यूज करते रहेंगे, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फिजिक्स में उपयोग आने वाला फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी। ये दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे विस्थापन की। अब हमें विस्थापन भी तो निकाल लेना चाहिए ना, तो हम बात कर रहे हैं विस्थापन की। देखिए हम विस्थापन की भी बात करेंगे और दूरी की भी बात करेंगे। यहाँ पे विस्थापन और यहाँ पे हम बात करेंगे दूरी की। अब आप देखिए जरा, ए से बी तक ये यदि सीधा जाता है तो ये विस्थापन होता है, मतलब यहां से ये सीधा इधर चला जाए तो ये विस्थापन होता है, इसे डेल आर बोलेंगे। अच्छा रेडियस क्या होगी, रेडियस, अब इसे यदि हम इसे अंदर के ओ ए बी को हम यहां बना लें, ओ ए और ये बी, ये यहां से यहां तक सीधा गया, ये ए बी, ये आपका विस्थापन हो गया। त्रिज्या R1 R2 ये तो असंभव है, त्रिज्या तो बराबर ही होगी। अभी हम दो स्थिति सदिश के फॉर्म में लिख देते हैं R1 एंड
R2, यानी ये प्रारंभिक स्थिति सदिश और ये अंतिम स्थिति सदिश। और आपको मालूम है कि R1 बराबर R2 बराबर R, परिमाण तो R ही होगा, हम इसके केवल परिमाण की भी बात कर सकते हैं। तो पता है डेल आर कैसे निकलेगा, डेल आर मतलब अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश। मतलब यदि हम यहाँ पे डेल आर, और डेल आर ही तो है विस्थापन, तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, है ना। R2 और R1 बराबर हैं, ये बात याद रखेंगे हम और आप दोनों। यदि हमें डेल आर निकालना है, परिमाण निकालना है, तो बच्चों फिर वो समानांतर चतुर्भुज नियम लगेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ये तो हम कर चुके हैं समांतर चतुर्भुज नियम में। और अब देखिए हमें यहाँ पे परिमाण निकालना, तो R1 बराबर R2 बराबर तो R है, तो यहाँ पे डेल R इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस, इससे भी R रखेंगे इससे भी R रखेंगे, तो ये 2R स्क्वायर कॉस थीटा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे डेल आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, ये आया 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, और थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 2R स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। और बच्चों आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ अलग लिख दे रहे हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वैल्यू इसकी जगह रख दी जाए तो डेल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2R स्क्वायर, और इसकी जगह लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इन दोनों में से एक दो बाहर आ गए, 2 R स्क्वायर एक R वर्गमूल से बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब है साइन थीटा बाय 2 वर्गमूल से बाहर निकाल लिया है। तो बच्चों ये होता है विस्थापन। अब यहां पे बात करें, इस वाले की बात करें, ये होगी दूरी ए और बी, ये ए बी बनाया है, विस्थापन हमने ये निकाला, ये डेल आर है और ये दूरी है डी। अब हमें मालूम है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या यानी डी बटे आर, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दें और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दें। बच्चों हम तुलना कर लेना कि दूरी और विस्थापन में संबंध क्या है, अनुपात क्या है, तो हम क्या करें, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। जब इसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो दूरी और विस्थापन में एक अनुपात मिल जाएगा जो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो d अपान डेल आर, देखो ना ये d और ये डेल आर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर रखा, और यहाँ पे r थीटा तो हमारे पास ये है, और इसकी जगह नीचे लिखेंगे 2R साइन थीटा बाय 2, r से r कैंसिल, तो d अपान डेल r इज इक्वल टू आ गया थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, और 1 अपान साइन थीटा बाई 2 का मतलब कोसेक थीटा बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा d अपान डेल r इज इक्वल टू थीटा अपान 2 इंटू कॉसेक थीटा बाय 2। ये अनुपात आएगा दूरी और विस्थापन में। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, तो आप जरूर ये याद रखें, इसे नोट कर लें। चलो हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। हाय बड़े, ये क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं यार छोटे, कुछ लॉस के बारे में पढ़ रहा था। अच्छा बड़े, पता है कल मैं शर्मा जी से मिला, उनके सर पर 2 बाल हैं। हाँ तो? पता है वो 2 बाल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं पर शादी नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों? अरे बड़े, बाल विवाह इलीगल है ना। एकदम मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। चलिए बच्चों, ये पहला सवाल, एक पहिया 3000 आरपीएम के एक समान वेग से घूम रहा है
उसके द्वारा 1 सेकंड में कितना कोण विस्थापित होगा। उन्होंने स्पीड क्या दी है, 3000 आरपीएम, और आरपीएम का मतलब आपको पता है घूर्णन प्रति मिनट, प्रति मिनट। और अब हमें सेकंड में निकालना है, तो 3000 आर पी रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, अपान मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, घूर्णन प्रति मिनट, तो अपन यहाँ पे मिनट लिख सकते हैं। सेकंड में बदलो, 3000 आर पी एम, मिनट को अपन क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड, तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 पंजे 30, 50। तो पता है ये कितना आ गया, 50 आरपीएस, 50 आरपीएस पर सेकेंड। और पता है 1 राउंड में कितना होता है, 1 राउंड, 1 राउंड लगेगा तो 2 पाई होगा, तो 50 राउंड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 राउंड में हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई, पाई का मतलब पाई होता है, इंटू 50 बराबर हो जाएगा 100 पाई। ये है आपका आंसर, और थर्ड इज द आंसर। मतलब ये 50 राउंड लगा रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 राउंड में 2 पाई कोण हटता है, तो 50 राउंड में कितना हट जाएगा, 50 इंटू 2 पाई। तो ऐसे ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। जब तक हम इसे मिटा रहे हैं आप पढ़ लीजिए दूसरा वाला न्यूमेरिकल। रेखीय वेग कितना होगा, यदि ओमेगा बराबर ये दिया है और आर बराबर ये दिया, 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। बच्चों आपको मालूम है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और ये सदिश है, तो हम क्या लिख सकते हैं, v सदिश बराबर ओमेगा सदिश क्रॉस आर सदिश। मतलब वेग निकालना है तो हमें कोणीय वेग और विस्थापन का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि इसका सदिश गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो सदिश गुणनफल निकालने के लिए v सदिश बराबर आपका क्या आएगा, हम ऐसे डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। समझना, वेक्टर के वीडियो में ये गुणनफल दिया है। i कैप का गुणक कितना है, 3, और इसमें कितना है, 5। ये तो ये आपका क्या निकल रहा है, ये आपका निकल रहा है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऊपर पहले हम ओमेगा का लिखेंगे 3 -4 और k के सामने है 1, फिर नीचे इसका लिखेंगे 5, और फिर ये हो जाएगा -6, और फिर ये हो जाएगा 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें v सदिश बराबर ओमेगा लिख दें इंटू आर सदिश बराबर, जब हम i कैप लिखते हैं तो -4 इंटू 6, -4 इंटू 6 -6 इंटू 1, और इसमें क्या आ जाता है, i कैप। i कैप लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो छोड़ते हैं, तो -4 इंटू 6 -6 इंटू 1। चलो प्लस साइन लगा के अब जे कैप रखेंगे तो ये छोड़ेंगे, तो 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, और ये हो जाएगा जे कैप। और फिर अब के कैप के लिए लिखेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे, 3 इंटू -6, 3 इंटू -6 माइनस हो जाएगा -4 इंटू 5, ये है ना, 3 इंटू -6 -4 इंटू 5, तो -4 इंटू 5, और इससे क्या आ जाएगा, के कैप। चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, तो v सदिश इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू -24, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और ये आ गया i कैप प्लस 5 एकम 5 -18, और ये आ गया जे कैप। ठीक है, इसमें 6 × 18, ठीक है, और फिर प्लस
ये आ जाएगा माइनस 6×18 माइनस माइनस प्लस 20 के कैप। तो हमारे पास यहाँ पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस वेक्टर जो आता है वो है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 18 आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 13 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 2k कैप। ये हमारे पास वेग आ गया है। तो बच्चों ये था आपका दूसरा सवाल। अब हम पहला वाला करते हैं। घड़ी में मिनट के कांटे का कोणीय वेग, मिनट के कांटे का कोणीय वेग ओमेगा। एक बार मिनट का कांटा 2 पाई यानी 360 घूमता है, तो कितना घूमता है मिनट का कांटा? 60 मिनट। समझो ये बात, मिनट का कांटा एक बार पूरा घूमेगा तो 60 मिनट हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे पास इसका आया रेडियन पर मिनट। ये आपका क्या जाएगा? रेडियन पर मिनट। और बच्चों इसे हम आरपीएम लिख देते हैं। चलो ये घड़ी के लिए आ गया। तथा पृथ्वी के परिक्रमण के कोणीय वेग में अनुपात होगा। घूर्णन लिख सकते हो परिक्रमण की जगह। पृथ्वी की बात करते हैं, ये बाच यानी घड़ी हो गई। WE यदि हम बात करें तो वो भी एक बार में तो 2 पाई घूमती है, परंतु एक घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर। अब हमें इसे मिनट में बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये 24 आवर, तो 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 मिनट। तो देखो बच्चों, अब हम क्या करें, इसको ऊपर ये भी आरपीएम आ गया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। और हम क्या करें, डब्लू घड़ी यानी बाच अपान WE कर दें। देखो 2 पाई अपान 60 से 2 पाई अपान 60 कैंसिल, आरपीएम से आरपीएम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 24। इसका मतलब है 24/1 हमारा आंसर है। 24:1 है कहीं? यस, ये हमारा आंसर है। कुछ इस तरह के सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं।